सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 45 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, पार्ट सेकंड। हमने कल अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान अर्थात व्याख्यान क्रमांक 44 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव से संबंधित प्रारंभिक 3 आर्थिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जिक्र किया था। विस्तार से चीज़ों को समझने का प्रयास है वो किया था। आज के हमारे इस व्याख्यान में जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव से संबंधित चौथे और पांचवें आर्थिक प्रभाव पर आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। जिस चौथे आर्थिक प्रभाव की आज हम बात करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के में आधुनिक उद्योगों का विकास है वो किन कारकों से प्रभावित हुआ और आधुनिक उद्योगों के विकास करने में ब्रिटिश हुकूमत का प्रोत्साहन और संरक्षण है वो किस सीमा तक मिला, और अगर ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया तो उसके ऐसा नहीं करने के पीछे कौन कौन से कारण विद्यमान थे। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे, पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभाव के चलते भारत में किस कदर से दरिद्रता व्याप्त हो गई, और इस दरिद्रता के अगर हमें भयंकर परिणामों को समझना है तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आए हुए भयानक अकालों के बारे में भी हम इस व्याख्यान के माध्यम से अपनी बात है उसको रखने का प्रयास है वो करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम 2 आर्थिक प्रभावों पर व्यापक रूप से जिक्र करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक उद्योगों के विकास की, और फिर हमारी बात होगी दरिद्रता और अकाल के दुष्चक्र जो कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के ही परिणाम थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज हुकूमत का शासन रहा तो भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास को हम किस रूप में देख सकते हैं या ब्रिटिश शासन की इस संदर्भ में क्या नीतियाँ थीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में चाहे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन हो या ब्रिटिश ताज के अधीन भारत की सत्ता विद्यमान रही हो, ब्रिटेन ने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि भारत के आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जाए, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगा दिया जाए, भारत को एक ऐसे विशाल बाजार के रूप में तब्दील कर दिया जाए ताकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण से जो उसके कारखानों में अधिक मात्रा में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था, उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भारत के एक विशाल बाजार में आसानी से बेचा जा सके। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत के संसाधनों का इस्तेमाल है वो किया जा सके। अर्थात ब्रिटेन की जो प्रशासकीय नीति और ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का भारत के संदर्भ में जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि भारत को एक तैयार वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में तब्दील करना, और भारत से कच्चे माल यानी कपास है, रेशम है या अनाज है या अन्य वस्तुएं जिनसे ब्रिटेन के औद्योगिक कारखानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, ऐसे कच्चे माल की आपूर्ति है वो भारत से लेकर के ब्रिटेन में निर्बाध रूप से होती रहे। तो ब्रिटेन ने भारत में जब भी किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाई लगाई या किसी भी वस्तु के उत्पादन की बात आई तो उन्होंने भारत में उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने या न देने के बारे में सबसे पहले इस आधार पर विचार किया कि इससे ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों को कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा, और ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत की समस्त जो आर्थिक नीतियां हैं वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के निमित्त ही बनाई गई थी, और उसका चाहे प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे आर्थिक ढांचा हो या न्यायिक ढांचे की अगर हम बात करें, पुलिस तंत्र है, इन सब का भी भारत के संदर्भ में एक ही उद्देश्य था कि भारत से ज़्यादा आर्थिक संसाधनों की लूट है वो की जाए, भारत से ज़्यादा आर्थिक संपत्ति है उसको इकट्ठा करके उसको संग्रहण करके ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उस दोहन की गई संसाधनों को, उस दोहन की गई आर्थिक संपदा को ब्रिटेन में उसकी अंतिम तौर पर निकासी हो। तो ब्रिटेन में जब ब्रिटेन की भारत में जो सत्ता विद्वान थी और ब्रिटेन ने जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ लागू की, उन आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का एक ही मंतव्य था, एक ही उद्देश्य था, और वो था ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। तो ब्रिटेन ने क्योंकि जब 1813 ईस्वी में भारत में जब मुक्त व्यापार की नीति भी जो लागू की गई
वो मुक्त व्यापार की नीति है। तो हमने उसमें भी देखा कि उस मुक्त व्यापार की नीति के माध्यम से ब्रिटेन के जो प्रशासकों और नीति निर्धारकों ने भारत के संदर्भ में जो मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई, वो भारत में तो विदेशी वस्तुओं का बगैर किसी शुल्क से, बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से उसका आगमन होता था। लेकिन भारत की वस्तुएं जो कि दस्तकारों और शिल्पकारों के द्वारा बनाई जाती थी, एक शारीरिक श्रम के आधार पर, एक हाथ के हुनर के आधार पर जो वस्तुएं बनाई जाती थी और जो अपनी उत्कृष्टता में पूरी दुनिया में भी जानी जाती थी, लेकिन ब्रिटेन को अपने नवोदित औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो उद्योग नए नए खड़े किए गए थे, उन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ये आवश्यकता कि वो बाहर की वस्तुओं का ब्रिटेन में बिकना है वो प्रतिबंधित करें। तो ब्रिटेन ने भारत की जो दस्तकार और शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं, जिनकी पहले यूरोपीय देशों में और ब्रिटेन में काफ़ी मांग थी, उन वस्तुओं पर भारी भरकम प्रतिबंधात्मक शुल्क लगा दिए, जिसके कारण से भारत के जो सौदागरों के, भारत के व्यापारियों के, भारत के दस्तकारों के और भारत के शिल्पकारों के लिए विदेशी बाजार तो छिना ही छिना, अभी तो 1813 ईस्वी की मुक्त व्यापार की नीति के कारण से भारत का व्यापार भी उनके हाथ से निकल गया। भारत का बाजार में भी उनकी वस्तुएं वो नहीं बिकने लगी, क्योंकि मुक्त व्यापार की नीति के कारण से ब्रिटेन की वस्तुओं की भारत में भरमार हो गई और ब्रिटेन के कारखानों में और भाप की शक्ति पर आधारित कारखानों में जो बनी हुई वस्तुएं थी वो बहुत सस्ती पड़ती थी भारतीय ग्राहकों के लिए, भारत के आम लोगों के लिए। और कोई भी ग्राहक हो, उस समय भारत के लोगों में ऐसी कोई राष्ट्रीय निष्ठा की भावना नहीं थी, राष्ट्रीयता का कोई भाव नहीं था कि चाहे हमें भारत के बनी हुई दस्तकारों और शिल्पकारों की वस्तुओं को ही खरीदना होगा ताकि भारत के इन लोगों को संबल मिले। क्योंकि भारत उस समय जब ब्रिटेन का भारत में शासन था और 18वीं और 19वीं सदी का भारत वो भारत था जब भारत के लोग विभिन्न प्रकार से जातियों में बटे हुए थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों के बीच में कोई ज़्यादा है वो संपर्क नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई आत्मीयता की भावनाएं नहीं थी। तो उस समय जो भारत का जो आम व्यक्ति था उसको जहाँ से वस्तु सस्ती मिलती, जिस माध्यम से वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्ती वस्तु की आपूर्ति होती, वहाँ से उस वस्तु को खरीदने का प्रयास है वो करते। और ब्रिटेन की उद्योगपति और पूंजीपतियों ने भी अपनी सरकार पर यह दबाव डाला कि भारत में ब्रिटेन की तरह के किसी भी प्रकार की कोई आधुनिक औद्योगिक इकाइयाँ है या आधुनिक उपक्रम है वो नहीं लगाए जाए। अगर ब्रिटेन के जो भारत में शासन करने वाले लोग आधुनिक उद्योगों की स्थापना करेंगे, आधुनिक इकाइयाँ लगाएंगे, तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति है वो अपनी गति पकड़ने से पहले ही उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई है, विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है, उन उत्पादनकारी इकाइयों से संबंधित कल कारखाने हैं वो प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को संजीवनी प्रदान करना, ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि को सर्वोच्च पर रखना, भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों के अनुरूप इस्तेमाल करना, ये ब्रिटेन की आर्थिक नीति के राष्ट्रीय उद्देश्य थे। और उन्होंने भारत में जो भी आधुनिक उद्योगों की स्थापना करने या न करने के संदर्भ में नीति अपनाई, उन सब के पीछे उन्होंने इस बात का आकलन किया कि ब्रिटेन की वस्तुओं को भारत में बिकने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई अड़चन है, कोई समस्या है वो पैदा नहीं हो। तो ब्रिटेन के जो भी नीति निर्माता और प्रशासक थे जो भारत में शासन कर रहे थे, चाहे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन की बात करें या 1858 में ब्रिटिश ताज के अधीन की बात करें, उन्होंने हर संभव ये प्रयास किया कि भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे की स्थापना नहीं की जाए। और अगर वो उद्योग धंधा अगर स्थापित भी किया जाए तो कम से कम भारतीयों के द्वारा इस प्रकार का अगर कोई उद्योग धंधे स्थापित करने का कोई भी प्रयास किया जाए तो ऐसे भारतीय पूंजीपति और उद्योगपतियों के द्वारा किए गए प्रयास को हतोत्साहित किया जाए, उसे एक पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाए, उस तक कच्चे माल की आपूर्ति है वो नहीं हो पाए। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के बाजार का इस्तेमाल किया जाए, भारत के उद्योग धंधों का विकास है वो किया जाए। और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में उत्पादित हुई वस्तुओं के लिए भारत सिर्फ एक तैयार बाजार का काम करे और ब्रिटेन के उद्योग धंधों में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में काम आने वाले कच्चे माल की निर्बाध रूप से आपूर्ति है भारत से लगातार ब्रिटेन को होती रहे। तो इसी संदर्भ में हमें ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ और महत्व को समझने की आवश्यकता है। तो ब्रिटेन ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी,
भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास करने या न करने के संदर्भ में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात 19वीं सदी के छठे दशक में जाकर के पहली बार मशीनों पर आधारित आधुनिक उद्योगों की स्थापना है वो करने का प्रयास है वो भारत में किया गया। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ब्रिटेन ने जब वो भारत में एक सत्ता और एक प्रशासक के रूप में विद्यमान थी तो उन्होंने भारत में ऐसे किसी भी पूंजीगत उद्योग को या मशीनी उद्योग को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया, या उनमें भारत के हितों की उनको कोई चिंता नहीं थी कि ऐसे उद्योग धंधे स्थापित करके वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से जो तैयार माल है वो भारत में बेचने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत आए, ऐसी हर संभव रीति से उन्होंने दूर रहने का प्रयास किया। लेकिन 1853 ईस्वी में जाकर के पहली बार सूती कपड़े के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक पर आधारित एक मील स्थापित करने का प्रयास है वो किया गया। तो हमें ये याद रखने की आवश्यकता है और हमारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ब्रिटेन ने अपने आधुनिक उद्योगों की स्थापना में शुरुआत में उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि उनके पीछे ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के तैयार माल को भारत में बेचने की प्राथमिकता थी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों को उन्होंने अपनी सर्वोच्च नीति के रूप में रखा। लेकिन फिर भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मशीनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हुई और 19वीं सदी के उत्तरार्ध की भी अगर मैं बात करूं तो छठे दशक में सबसे पहले सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान उद्योगों में एक प्रकार से आधुनिक तकनीक पर आधारित एक पूंजी लगाई गई। उस तरह की आधुनिक तकनीक पर आधारित इन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित इकाइयों को खड़ा करने का प्रयास है वो किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात छठे दशक में सबसे पहले सूती कपड़े की मिल स्थापित करने के प्रयास किए गए आधुनिक तकनीक पर आधारित। उसके बाद में जूट मिल की स्थापना हुई और कोयला खान उद्योगों की स्थापना के भी प्रयास किए गए। सबसे पहले जो सूती कपड़ा मिल थी वो उसमें भारतीयों की पूंजी के सहयोग से एक भारतीय पूंजीपति थे कावस जी नानाभाई। कावस जी नानाभाई ने एक आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती मिल है 1853 ईस्वी में बंबई में सबसे पहली बार शुरू की। तो सबसे पहली सूती कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में कावस जी नानाभाई ने बंबई में शुरू की। इसी प्रकार अगर हम पहली जूट मिल की बात करें तो एक ब्रिटिश उद्योगपति थे, ब्रिटिश पूंजीपति थे जॉर्ज ऑकलैंड, जिनके द्वारा 1855 ईस्वी में रिसरा जो कि आज बंगाल में पड़ता है वहां पर पहली जूट मिल है वो स्थापित की गई। लेकिन यहां ये बात याद रखने की है कि जहां जूट से बनी हुई वस्तुओं की आवश्यकता सामानों की पैकिंग के लिए थी और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकिंग करके भेजने के लिए जूट उद्योग की अंग्रेजों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता थी। इसलिए जूट उद्योग पर जो पूंजी लगी हुई थी, जूट उद्योग की प्रारंभिक मिलों का जो संचालन किया गया वो ब्रिटेन ने अपने उद्योगों की अपने हितों की रक्षा के लिए किया। इसलिए जूट उद्योग में जो प्रारंभिक पूंजी लगी हुई थी वो विदेशियों की थी। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग है वो मूलतः भारतीय पूंजीपतियों, भारतीय उद्योगपतियों के श्रम पर खड़ा किया गया था। इसमें भारत के लोगों की पूंजी लगी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं जहां जूट उद्योग पर विदेशियों का प्रभुत्व था वहीं पर सूती उद्योग मूलतः भारतीय था। और इन दोनों उद्योगों में लगातार निरंतर प्रयास करते रहने से लगातार वृद्धि और इनकी इकाइयों का विस्तार है वो होता रहा। इसे अगर हम कुछ आंकड़ों से बात करें, कुछ आंकड़ों के माध्यम से अगर हम अपने तथ्यों को रखें तो बात है स्पष्टता समझ आ जाती है। अर्थात 1905 तक भारत में 206 सूती मिलें हो गई थी और सूती कपड़ा उद्योग वो उद्योग था, भारत का पहला उद्योग था जिसमें आधुनिक तकनीक पर आधारित भारतीय पूंजी लगी हुई थी, जिस पर भारतीयों का प्रभुत्व था, जिस पर भारतीयों के उद्योगपति और पूंजीपतियों के माध्यम से इन इकाइयों की स्थापना की गई थी। तो 1953 ईस्वी से जो प्रथम सूती मिल जो कि बंगाल में बंबई में कावस जी नानाभाई के द्वारा स्थापित की गई थी, उन सूती मिलों की संख्या 1905 ईस्वी में बढ़कर के 206 तक हो जाती है और उनमें करीब अगर हम बात करें तो 1,96,000 तक लोग हैं उसमें काम करते थे। इसी प्रकार जूट मिल जिस पर विदेशियों का प्रभुत्व था और जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 ईस्वी में जो प्रथम जूट मिल है वो रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। उन जूट मिलों की संख्या 1901 में बढ़कर के
36 से अधिक हो जाती है। और इसमें भी 1,15,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। अर्थात जहां सूती मिलों में, सूती कपड़ा मिलों में 2 लाख लोग हैं, वो मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। वहीं जूट मिलों में, जिन पर विदेशियों का प्रभुत्व था, विदेशियों की पूंजी लगी हुई थी, ब्रिटेन के सामानों की पैकिंग के लिए जूट उद्योग में के माध्यम से जिन सामानों की जो पैकिंग होती थी, उसमें 1,15,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। अगर हम कुछ अन्य यांत्रिक उद्योग की बात करें, अर्थात आधुनिक तकनीक पर आधारित जिन मशीनी उद्योगों का 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकास हुआ और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो उद्योग खड़े हुए, उनमें अगर हम बात करें तो कपास की ओटाई और दबाने का उद्योग, चावल, आटे, इमारती लकड़ी की मिलें स्थापित हुई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। कुछ चमड़े के शोधन से संबंधित इकाइयां लगी, उन्हीं कपड़े के कुछ कारखाने स्थापित हुए, कागज और चीनी की मिलें स्थापित हुई, लोहा और इस्पात के कारखाने बने, नमक, अभ्रक और सोरे जैसे खनिज उद्योग भी स्थापित हुए। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अगर हम ज्यादातर बात करें तो सिर्फ अगर हम सूती कपड़ा मिलों को छोड़ दें तो ज्यादातर जो ये औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई थी वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगाई गई थी। इनमें ब्रिटिश पूंजीपतियों की पूंजी लगी हुई थी, ब्रिटिश उद्योगपतियों के द्वारा ये इकाइयां स्थापित की गई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिश पूंजीपति और ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत में जो ब्रिटिश प्रशासक थे उन पर यह दबाव डाला कि ऐसी कोई भी भारतीय औद्योगिक इकाइयां या ऐसी कोई भी भारतीय कारखानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए जिसके कारण से ब्रिटेन के आर्थिक हितों है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हों, जिसके कारण से ब्रिटेन के उद्योगपति और पूंजीपतियों की भारत में पूंजी निवेश है उसको नुकसान उठाना पड़े। तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत के संदर्भ में वो नीति अपनाई और उन्होंने अगर कोई सूती मिल जैसे अगर कपड़ा उद्योग स्थापित भी हो गए तो उन सूती कपड़ा मिलों को भारत सरकार ने, जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इन भारतीय उद्योगों को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया। और एक प्रकार से इन भारतीय कपड़ाओं की जब विदेश में बिकने के लिए जाते थे तो भारी भरकम शुल्क है उन पर लगाए जाते थे। तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों के हितों के अनुकूल नीति अपनाई। कच्चे माल तक ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों की आसान पहुंच थी, लेकिन भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों ने सूती कपड़ा जैसी मिलें लगाई तो कच्चे कपास के स्रोतों पर भी एक प्रकार से ब्रिटिश पूंजीपति, ब्रिटिश उद्योगपति और ब्रिटिश प्रशासकों का नियंत्रण था। और भारत की सूती कपड़ा मिलों को सूत काटने के लिए, बुनने के लिए ऊंचे दामों पर वो कपास है वो खरीदना पड़ता था। अर्थात आधुनिक भारतीय उद्योगों की स्थापना में ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। सिर्फ उन उद्योगपति, ब्रिटिश उद्योगपतियों, ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में औद्योगिक इकाई दिलाने के लिए प्रेशर दिया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको एक प्रकार से संबल देने का कार्य किया जो कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति से संबंधित, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने से संबंधित थे। अगर हम बात करें कि 20वीं सदी के चौथे दशक में जाकर के कुछ भारतीय पूंजीपतियों, कुछ भारतीय उद्योगपतियों के निजी प्रयासों से, जिसमें भारतीय पूंजी लगी हुई थी, कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं वो खड़ी होने प्रारंभ होगी। क्योंकि 20वीं सदी का चौथा दशक अर्थात 1930 से 40 के ईस्वी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस समय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वो उफान पर था और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत और प्रशासकों से ये मांग की कि भारतीय पूंजीपति और उद्योगपतियों के द्वारा लगाई गई औद्योगिक इकाइयों को, कारखानों को और उस तरह के विनिर्माणकारी उपक्रमों को भी कुछ औद्योगिक रियायतें हैं वो दी जाए, भारतीय पूंजी को भी संरक्षण प्रदान किया जाए, भारतीय लोगों को भी अपनी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आसानी से कच्चे माल की उपलब्धता हो। तो 20वीं सदी के चौथे दशक में जाकर के भारतीयों ने अपने स्तर से बड़े पैमाने पर वे जाकर के कुछ औद्योगिक इकाइयां, कुछ औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए। तो 20वीं सदी के चौथे दशक की अगर हम बात करें तो चाहे हम सीमेंट उद्योग की बात करें, कागज उद्योग की बात करें, देशलाई उद्योग की बात करें, चीनी और सीसा उद्योग वो उद्योग थे जो भारतीय पूंजीपतियों और भारतीय उद्योगपतियों की भारतीय पूंजी के सहयोग से स्थापित हुए थे। तो 20वीं सदी के चौथे दशक में जब हम भी बात करें तो सीमेंट, कागज, देशलाई, चीनी और सीसा उद्योग है वो भारतीय पूंजीपतियों के प्रयासों से खड़े हुए, भारतीय उद्योगपतियों के प्रयासों से खड़े हुए और इनको जो कुछ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो थोड़ा बहुत संरक्षण देने का प्रयास किया गया वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा बढ़ते हुए दबाव के कारण से उनके द्वारा भारतीय उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन दिए जाने की मांग के कारण से संभव हो सका।
अब हमने ये तो मोटे तौर पर बात की कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना में ज़्यादातर जो पूंजी है वो लगी हुई थी ब्रिटिश पूंजीपतियों और ब्रिटिश उद्योगपतियों में। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में के लोगों के द्वारा अपनी निजी पूंजी के माध्यम से कुछ उद्योग धंधे स्थापित करने के प्रयास किए, जैसे सूती कपड़ा मिले, लेकिन उन उद्योग धंधों को जिनमें भारतीय पूंजीपतियों की पूंजी लगी हुई थी, जो भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित थे, उनको औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित होने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो भारत में आधुनिक उद्योग धंधों के अगर विकास से संबंधित कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेज की अगर हम चर्चा करें तो उस समय कुछ ऐसी बातें हैं जो ये हमारे सामने ये तथ्य उजागर करती है कि ब्रिटिश सरकार ने की रुचि भारत में किसी भी प्रकार से पूंजीगत उद्योगों के विकास करने की नहीं थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि भारत का उस तरह का औद्योगिकरण हो जिस तरह का पश्चिमी देशों का तेज गति से औद्योगिकरण हो रहा है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है और ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार के द्वारा उन औद्योगिक इकाइयों को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का जो भारत में जो भी नीतियाँ थी उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत के आर्थिक संसाधनों का सिर्फ ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के लिए इस्तेमाल किया जाना, भारत के आधुनिकीकरण करने से संबंधित, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से संबंधित उनकी किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। इससे हम ब्रिटेन की भारत में आधुनिक उद्योग धंधों के विकास से संबंधित नीतियों को कुछ सीमाएं थी, उसकी कुछ चुनौतियाँ थी, जिसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो अधिकतर मैनेजिंग जो संस्थाएं थी वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथों में थी, अर्थात कोई भी भारतीय पूंजीपति और उद्योगपति ऐसा नहीं था जिनके हाथों में कोई मैनेजिंग संस्थाएं, और किसी भी औद्योगिक इकाई को लगाने के लिए, किसी भी एक निर्माणकारी उपक्रम को स्थापित करने के लिए मैनेजिंग संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो मैनेजिंग संस्थाएं थी वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथों में थी, और ब्रिटिश मैनेजिंग संस्थाओं से संबंधित ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भी ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों को ही औद्योगिक इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया, सहायता प्रदान की, और भारतीय उद्योगपतियों ने जब इस दिशा में प्रयास किया तो उनको उस प्रकार से सहयोग और समर्थन है वो नहीं मिला। सहयोग और समर्थन नहीं मिला, या मैं कहूँ कि बिल्कुल न के बराबर मिला। इसके अलावा अधिकतर जो बैंक है वो भी ब्रिटिश पूंजीपतियों के नियंत्रण में थी, क्योंकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से भारत में ब्रिटेन में एक पूंजीपति और एक उद्योगपति वर्ग है वो खड़ा हो गया था, और उसका मुनाफा इतना ज़्यादा हो गया था कि अब उसके जो मुनाफे को अगर वो ब्रिटेन में निवेश करता किसी भी औद्योगिक इकाइयों में तो उसको इतना मुनाफा मिलने की संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। लेकिन भारत वो एक सुरक्षित जगह पर था, सुरक्षित जगह थी, सुरक्षित निवेश स्थल था, जहां पर ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपति अपनी अतिरिक्त और अधिशेष पूंजी को विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश के रूप में लाभ कमा सकते थे। तो ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों ने भारत में आकर के विभिन्न प्रकार की मैनेजिंग संस्थाएं स्थापित की, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उन्होंने बैंक स्थापित किए, स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां बनाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए। तो लेकिन ब्रिटिश पूंजीपतियों ने जो भी यहाँ पर बैंक स्थापित किए या मैनेजिंग संस्थाएं स्थापित की, उन्होंने भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों को आसान शर्तों पर ऋण नहीं दिया, और पहली बात तो ऋण देने से इनकार किया, और अगर ऋण दिया भी तो वो बहुत ऊंचे ब्याज दरों पर दिया गया, जिसके कारण से कोई भी भारतीय ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपति है वो आसानी से किसी देसी भावना पर आधारित उद्योग धंधा वो आधुनिक तकनीक पर स्थापित कर सके, इसकी संभावनाएं बहुत कम थी। और अगर स्थापित कर लिया जाए तो इसके बावजूद भी ब्रिटेन तत्कालिक भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उससे उसको उस तरह का प्रोत्साहन, उस तरह का सहयोग मिल पाएगा या उसके सामान विदेशों में बिक पाएंगे, इसकी संभावना भी बहुत कम थी। तो अधिकतर बैंक भी ब्रिटिश पूंजीपतियों के नियंत्रण में थे, और ये बैंक भी ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करते थे। इसके अलावा सरकार की जो रेलवे नीति ने भी ब्रिटिश पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति है उसको संभव बनाया, और इन जो सरकार की जो रेलवे नीति थी उसने भारतीय पूंजीपति और उद्योगपतियों से संबंधित सामानों को ढोने से इनकार कर दिया, और अगर ढोने के लिए हाँ भी भरी तो बहुत ज़्यादा माल भाड़ा है वो वसूल किया गया। तो सरकार की रेलवे नीति भी ब्रिटिश पूंजीपति और ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों के अनुकूल थी, और भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास को इसने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में तैयार ब्रिटिश माल को पहुंचाने का काम है इस भारतीय रेलवे के माध्यम से किया गया। भारत से कच्चे माल की
तुरंत ब्रिटेन में आपूर्ति है वो भी इस रेलवे के तंत्र के माध्यम से की गई। लेकिन अजीब विडंबना है देखिए कि इस रेलवे पर जो ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों ने जो निवेश किया था उसके निवेश पर जो लाभांश है वो भारत के आर्थिक संसाधनों से प्रदान किया गया। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों को खड़ा करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने में इस रेलवे का कोई योगदान नहीं रहा। और रेलवे ने भी भारत के आर्थिक संसाधनों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल शोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवादी की जकड़ को मजबूत करने का कार्य इस रेलवे ने किया। भारत के आर्थिक संसाधन जो दूर दराज के एरिया में जो अभी बचे हुए थे, उन दूर दराज के आर्थिक संसाधनों को निचोड़ने का कार्य किया इस रेलवे की ब्रिटिश प्रशासन की प्रणाली ने किया। और भारतीय उद्योग धंधे के जो तैयार माल दूर दराज के क्षेत्रों में जो बिक सकते थे उसको भी इस रेलवे के विकास ने उसकी संभावनाओं को भी धूमिल कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन के कल कारखानों में तैयार सामानों को इस रेलवे के माध्यम से कम कीमत पर आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इससे भारत के आधुनिक उद्योग धंधों का विकास है वो उस दिशा में, उस अनुपात में नहीं हो पाया कि जिस अनुपात में भारत के दस्तकार, भारत के शिल्पकार बर्बाद हो गए थे। उन दस्तकार और शिल्पकारों के विकल्प के रूप में उस अनुपात में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण से भारत की उस परंपरागत निर्माण व्यवस्था का स्थान ये आधुनिक प्रणाली है, तकनीक पर आधारित उद्योग धंधे हैं वो ले सके। तो भारत सरकार की रेलवे नीति भी भारतीय पूंजीपतियों के हितों के विरुद्ध थी। और किसी भी नई आधुनिक उद्योग धंधों के विकास करने के लिए यह आवश्यक होता है कि जिस देश में आधुनिक उद्योग धंधे लगाए जाएं, सबसे पहले वहां के लोगों को उन आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों के विकास के लिए उसी तरह का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत को इस प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। पहली बात तो वह चाहते ही नहीं थी कि भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना हो, और आधुनिक ऐसे उद्योग धंधों की स्थापना तो वो बिल्कुल भी पसंद करने के लिए तैयार नहीं थे या उसको बिल्कुल भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे जिनमें भारत की पूंजी लगी हो, भारत के ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने श्रम से खड़ा किया गया। तो तकनीकी शिक्षा का पिछड़ापन भारत में आधुनिक उद्योग धंधों के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1939 ईस्वी तक केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और जिसमें बहुत कम संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे। और इतने बड़े विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में केवल 6 कृषि कॉलेज है वो 1939 ईस्वी तक थे, जिसमें केवल 1300 के करीब बच्चे ही पढ़ते थे। तो इसी से हम ये देख सकते हैं कि तकनीकी पिछड़ापन है वो खामी थी, जिसके कारण से भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास है वो भारतीय पृष्ठभूमि, भारतीय भावनाओं पर और राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए ऐसे उद्योग धंधों का विकास है वो नहीं हो सका। 1919 ईस्वी में जाकर के तक अगर हम देखें कि 1813 ईस्वी तक इससे जो ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों के बढ़ते दबाव के कारण से भारत में जो ब्रिटिश प्रशासकों ने मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया था वो 1919 ईस्वी तक वो मुक्त व्यापार की नीति है बेरोक टोक जारी रहती है। लेकिन 1919 ईस्वी में जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का उभार होने लगा, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इस तरह की मांग की जाने लगी कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति है उसमें दोगलापन किया जा रहा है, भारत के उत्पादों के साथ विदेश में बर्ताव भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, भारत की वस्तुएं न केवल भारतीय बाजारों में बिक्री अपितु विदेशों में भी उनको बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार जाकर के जो 1919 का अधिनियम पारित हुआ उसमें ये बात कही गई कि भारत में भी आधुनिक प्रकृति के उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ जो संरक्षण है, कुछ सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। लेकिन संरक्षण और सुविधाएं देने की बात तो जरूर कर दी गई, लेकिन पूरे ब्रिटिश प्रशासन के दौरान एक प्रकार से ब्रिटिश वस्तुओं को भारत के बाजारों में खपाने के लिए ब्रिटेन की पूंजी निवेश पर लाभांश के लिए एक सिद्धांत लागू किया गया जिसे हम कहते हैं साम्राज्यिक वरीयता, यानी इंपीरियलिज्म प्रिफरेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत में लागू रहा। साम्राज्यिक वरीयता का तात्पर्य यह है कि भारत के उद्योगपति और पूंजीपतियों के द्वारा भले ही कोई सी भी औद्योगिक इकाई लगाई जाए, भारत में भले ही उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो, लेकिन ब्रिटेन की औद्योगिक कारखानों में बनी हुई वस्तुओं को भारत के बाजार में बिकने में सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी। अर्थात क्योंकि वो साम्राज्यिक प्रोडक्ट है, ब्रिटेन के कल कारखानों में बनी हुई वस्तुएं, तो ब्रिटेन की वस्तुओं को सबसे ज्यादा भारतीय उत्पादों पर वरीयता दी जाएगी।
तो इस साम्राज्यिक वरीयता के सिद्धांत के कारण से भारत में आधुनिक भावना पर आधारित, स्वदेशी भावना पर आधारित, भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित आधुनिक उद्योग धंधों का विकास है वो लागू नहीं हो सका। आधुनिक उद्योग धंधे वो विकसित नहीं हो सके। साम्राज्यिक वरीयता के तहत है ब्रिटेन की वस्तुओं को बगैर किसी शुल्क के भारत में आने की अनुमति थी, और अगर बाद में 1920-30 के दशक में थोड़े बहुत जो तटकर संबंधी शुल्क लगाए गए तो वो शुल्क भी नाम मात्र के थे, और साम्राज्यिक वस्तुओं को पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान है वो वरीयता हासिल रही। वो सुविधाएं उसको मिलती रही जो भारतीय उत्पादों को और भारतीय पूंजीपति और उद्योगपतियों के द्वारा स्थापित की गई वस्तुओं को पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उस तरह की कोई वरीयता नहीं दी गई, उस तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया, उस तरह की कोई सर्वोच्चता की स्थिति है वो कभी प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन जो आधुनिक उद्योग धंधों का विकास इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि देश में भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का लगभग अभाव था। आधुनिक श्रेणी के उद्योग धंधों को अगर हमें खड़ा करना है तो भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों को सबसे पहले यहाँ पर इकाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के लिए और उनसे संबंधित उत्पादों के लिए भारत के उद्योगपति, भारत के पूंजीपति हैं वो ब्रिटेन पर पूरी तरह निर्भर थे, ब्रिटेन की कारखानों पर निर्भर थे, और ब्रिटेन के कारखानों पर जब उनकी निर्भरता थी तो आधुनिक प्रेरणा पर आधारित आधुनिक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने से संबंधित उद्योग धंधों का विकास है वो किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। और ऐसा ही ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत में हुआ कि देश में भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग की स्थापना को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, और उन्होंने ये हर संभव प्रयास किया कि भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों पर उन्हीं का नियंत्रण है वो बना रहे ताकि भारत के लोग अपनी औद्योगिक इकाइयां हैं वो नहीं खड़ी कर सके। इसके अलावा कोई भी अगर जैसे कि वित्तीय संसाधन से संबंधित कोई भी बात हो तो वित्तीय संसाधनों में भी बैंकों ने भी भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों को ऋण देने से इनकार किया, मैनेजिंग संस्थाओं ने भी भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों का सहयोग नहीं किया। इसके अलावा साम्राज्यिक वरीयता के सिद्धांत के कारण से भी भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास है वो नहीं हुआ। लेकिन अगर जो थोड़ी बहुत फिर भी कुछ इकाइयाँ स्थापित हुई, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बंगाल में और बंबई में कुछ आधुनिक उद्योग धंधे अगर स्थापित हुए, तो जबकि देश के बाकी अन्य हिस्सों में भारतीय पूंजीपति उद्योगपति या अन्य ब्रिटिश उद्योगपतियों के सहयोग से किसी भी प्रकार की कोई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक और देन ये थी कि भारत में औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात जब महाराष्ट्र और बंगाल जैसे कुछ इलाके हैं वो औद्योगिक दृष्टि से अव्वल साबित हुए, वहीं देश का बाकी दूर दराज का इलाका है उसमें किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाइयां भले ही वो तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी हुई हो वो औद्योगिक इकाइयां खड़ी नहीं हो पाई। तो क्षेत्रीय दृष्टि से असंतुलित औद्योगिक विकास भी इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद की भारत को एक बहुत बड़ी देन है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक बहुत बड़ा एक विनाशकारी परिणाम था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आज भी झेलना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था उस क्षेत्रीय असंतुलन को आज भी महसूस कर रही है। लेकिन हमने ये बात की कि भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास से संबंधित कुछ लिमिटेशंस, कुछ चैलेंज की, लेकिन कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स है वो भारतीयों की तरफ से किए गए। तो हम उन पॉजिटिव एफर्ट्स की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भारतीयों ने इन प्रतिकूल बाधाओं के बावजूद भी, इस प्रकार की लिमिटेशंस और चुनौतियों के बावजूद भी, जब सब कुछ साम्राज्यिक वरीयता की वस्तुओं पर सुविधाएं हैं वो न्यौछावर की जा रही थी, भारत के आर्थिक संसाधनों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगाया जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कर्मशील और ऐसे निष्ठावान जो उद्यमी थे भारत के, जिन्होंने भारत में आधुनिक उद्योगों को खड़ा करने के लिए इन प्रतिकूल बाधाओं के बावजूद भी कुछ प्रयास किए। तो 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय पूंजीपतियों के दबाव के कारण भारत सरकार को भारतीय उद्योगों को तटकर संबंधी कुछ संरक्षण है वो देना पड़ा। इसके अलावा कई बार कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हुई जिसके कारण से भारत के उद्योग धंधे हैं उनको एक प्रकार से संजीवनी मिली। बात मैं कर लूँ कि जब अमेरिका में एक प्रकार से जब गृह युद्ध हुआ तब जाकर के भारत के सूती कपड़ों के निर्माण को कुछ प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा अगर प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन के सारे संसाधन हैं, ब्रिटेन अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक साम्राज्यिक युद्ध लड़ रहा था, तब ब्रिटेन का भारत में जो उद्योगपति और पूंजीपति जो अपने उद्योग धंधे स्थापित करने की दिशा में प्रयास रहते और ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा उनकी राह में जो रोड़े डाले जा रहे थे, लेकिन विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति ने भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों को वो अवसर प्रदान किया
तब जाकर के कि वो अपनी कुछ औद्योगिक इकाइयों को खड़ा करने की दिशा में प्रयास कर सकते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भी एक प्रकार से भारतीय उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पक्ष में कुछ सकारात्मक माहौल बनाया और इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार हुई ताकि वो आने वाले चरण में, आने वाले समय में वो कुछ उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुए। इसी प्रकार से 1919 ईस्वी के बिल में पहली बार उद्योग को राजसूची का विषय बना दिया गया, अर्थात प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक इकाई वो स्थापित करने की छूट है वो मिल गई। इससे भी भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक प्रोत्साहन की स्थिति है वो मिली। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए दबाव के कारण और 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो ये बात कही गई थी कि अब ब्रिटिश हुकूमत है वो भी भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों को यहाँ पर भारत में आधुनिक उद्योगों को खड़ा करने में कुछ सहयोग सहायता प्रदान करेगी। उसी दिशा में 1921 ईस्वी में इब्राहिम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में एक फिस्कल कमीशन का गठन किया गया, एक वित्तीय कमीशन का गठन किया गया और उस फिस्कल कमीशन में पहली बार जो बात कही गई वो ये थी कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही गई। लेकिन इनका तात्पर्य ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत ने साम्राज्यिक वरीयता के सिद्धांत को त्याग दिया। 1947 ईस्वी तक साम्राज्यिक वरीयता का सिद्धांत है वो लागू रहा और इसके कारण से भारतीय उद्योग धंधों को जिस रूप में खड़ा होना चाहिए था उस रूप में वो खड़े नहीं हो पाए। 1929-30 ईस्वी की आर्थिक मंदी ने भी भारतीय उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, क्योंकि 1929-30 ईस्वी की आर्थिक मंदी वो थी जब दुनिया भर में जो औद्योगिक क्रांति वाले जो देश थे, जिन देशों में काफ़ी मात्रा में उद्योगों में सामानों का उत्पादन हो गया था लेकिन खरीदने वाले कोई लोग नहीं थे, तो वहाँ के जो पश्चिम के देशों के कल कारखानों में काम करने वाले ब्रिटिश पूंजीपतियों, उद्योगपतियों या उन कारखानों की इकाइयों ने एक प्रकार से एकाएक अपना उत्पादन है वो बंद कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया तो उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भयंकर संकट व्याप्त हो गया। लेकिन इस आर्थिक मंदी ने भारतीय लोगों के लिए, भारतीय पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए वो संभावना और वो विकल्प तैयार किया जिसके कारण से वो अपने 1920वीं सदी के चौथे दशक में अर्थात 1930 से और 40 के दशक में सीमेंट, देशलाई, कागज उद्योग, चीनी और सीसा उद्योग के क्षेत्र में काम कर सके। अर्थात उनको इन उद्योगों की स्थापना में बहुत बड़ा जो योगदान है, बहुत बड़ा जो अवसर है वो आर्थिक मंदी ने प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। इस समय कुछ भारी और मूलभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 45 तक चला। इस समय ब्रिटिश हुकूमत पर एक प्रकार से अपने उपनिवेशों को बचाने का जिम्मा है वो आया हुआ था और वो अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए नाजीवाद के खिलाफ और जापान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है वो लड़ रही थी। तो उन्होंने इस भारतीय अर्थव्यवस्था पर से कुछ समय के लिए उनका ध्यान है वो अलग हुआ और जैसे ही उनका ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था पर से अलग हुआ तो भारतीय पूंजीपतियों को, भारतीय उद्योगपतियों को ये मौका मिला कि, और उस समय ब्रिटेन की भी ये आवश्यकता थी कि भारत में कुछ भारी और मूलभूत उद्योगों के विकास की दिशा में कुछ प्रयास किए जाएं, ताकि अगर ज़रूरत के समय में इन भारी और मूलभूत उद्योगों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं की किसी की आवश्यकता हो, किसी औद्योगिक इकाई को खड़ा करने में, तो स्थानीय स्तर पर ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ये एक मजबूरी थी ब्रिटिश हुकूमत की, जिसके कारण से उसने कुछ भारी और मूलभूत उद्योगों के विकास की दिशा में काम किया और इसी के समय कुछ बड़े बड़े भारी और मूलभूत उद्योगों के विकास से संबंधित जैसे मशीन टूल्स है, जनरल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंडस्ट्री जैसे उद्योगों का विकास हुआ। तो ये कुछ सकारात्मक बातें थी जो भारतीय आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में कही जा सकती है। लेकिन जो ये स्थितियां जो प्राप्त हुई वो केवल तभी स्थितियां मिली जब ब्रिटिश हुकूमत या तो बहुत बड़े संकट में फंस गई हो या उसका एक अपने साम्राज्यों की रक्षा के लिए कोई निर्णायक लड़ाई लड़ रही हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटनाओं के कारण से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो, 1929-30 की आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध वो घटनाएं थी जिसके कारण से भारतीय उद्योगपति और पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए मौका मिला और ब्रिटिश हुकूमत ने भी न चाहते हुए भी उनको सहयोग और समर्थन देना का निर्णय लिया। सहयोग और समर्थन देने की दिशा में कुछ प्रयास है वो किए। भारत के उद्योगपतियों के द्वारा या भारत के पूंजीपतियों के द्वारा जिस उद्योग की स्थापना में सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया वो तो था सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन जिसे हम कहें कि एक आधारभूत उद्योग की स्थापना से संबंधित बात करें तो आयरन स्टील इंडस्ट्री यानी लौह इस्पात उद्योग की दिशा, लौह इस्पात उद्योग को भी खड़ा करने में भारतीयों के द्वारा कुछ प्रयास है वो किया गया।
तो इस क्षेत्र में शुरुआत में लौह इस्पात उद्योग को भारत में स्थापित करने में सबसे पहला जो प्रयास है वो यूरोपियनों के द्वारा किया गया, और यूरोपियन लोगों को अपने उद्योग धंधों को खड़ा करने के लिए, भारत में रेलवे के निर्माण के लिए और विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स के निर्माण के लिए इस लौह इस्पात उद्योग की आवश्यकता थी। तो शुरुआत में इस लौह इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो प्रथम प्रयास यूरोपियनों के द्वारा किया गया, और वो यूरोपियनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन भारतीयों ने भी कुछ कुछ इस दिशा में प्रयास किए। लौह इस्पात उद्योग का जो एक आधुनिक, जो आज भारत में एक बहुत बड़ा एक मूलभूत उद्योग के रूप में जाना जाता है, उसको खड़ा करने में इसी ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान में कुछ प्रयास है वो किए गए। अगर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री के विकास क्रम को समझें तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी यूरोपियों की लगी हुई थी, और यूरोपीय लोगों की जरूरतों के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री का विकास है वो किया गया। आयरन स्टील इंडस्ट्री का मतलब लौह इस्पात उद्योग। तो 1874 ईस्वी में द बंगाल आयरन वर्क्स एंड कंपनी की स्थापना हुई, और यह पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग था। और इसमें जो पूंजी लगी हुई थी वो यूरोपियनों की लगी हुई थी। लेकिन 1907 में जब भारत के जो टाटा फैमिली के द्वारा द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे कहते हैं टिस्को, का गठन जमशेदपुर में हुआ। 1919 में इसी प्रकार भारतीयों ने इस दिशा में लगातार प्रयास किए। 1918 ईस्वी में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वो हीरापुर बंगाल में स्थापित हुई। इसी प्रकार से 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना टिस्को की सहायता से की गई, और 1937 में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो भारत में स्टील उद्योग के विकास से संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण इकाइयां, कुछ उपक्रम है वो स्थापित किए गए। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में दरिद्रता और अकाल का दुष्चक्र है वो ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है के रूप में हमारे सामने आता है। क्योंकि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की हम विस्तार से काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम इस बिंदु के अंतर्गत फिर से कुछ बातों को फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत के जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में जो दरिद्रता है वो व्यापक हो गई थी, उसका विनाशकारी परिणाम है वो चारों तरफ देखा जा सकता था। उस दरिद्रता के अगर मोटे मोटे कारण थे तो वो क्या थे? अगर हम उस दरिद्रता के कारणों की बात करें तो ब्रिटेन की अत्यधिक लगान वसूल करने की आर्थिक शोषणकारी नीतियां हैं, देशी उद्योग धंधों का जो पतन कर दिया गया था, कर की ऊंची दरें थी, भारत से धन लेकर के ब्रिटेन ले जाना, कृषि का पिछड़ा ढांचा अर्थात कृषि में कोई आधुनिक तकनीक का विकास नहीं किया गया। अभी तो कृषि से ज़्यादा लगान की वसूली की गई, किसानों की ज़मीन को एक तरह से खरीद फरोख्त की वस्तु बना दिया गया, जिसके कारण से कृषि है उसमें कोई नवाचार नहीं किया गया, कृषि में कोई तकनीकी प्रगति है वो नहीं की गई, और कृषि परंपरागत पिछड़ी बनी हुई। और ब्रिटिश शासन की भू राजस्व की नीतियों के कारण से कृषि का जो ढांचा है वो पिछड़ा रहा, और भारत के किसानों ने एक प्रकार से कृषि कार्य में से वो धीरे धीरे विमुख होते गए। तो कृषि का पिछड़ा ढांचा गरीब किसानों का जमींदारों, भूस्वामियों, राजाओं, महाजनों और व्यापारियों और राज्य के द्वारा अतिशय शोषण किया गया, जिसके कारण से भारत के लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, यानी दो वक्त की रोटी वो खा सके चैन से, इतना पैसा, इतना अनाज भी उनके पास में शेष नहीं रहता था। और कई ब्रिटिश प्रशासकों ने तो ये भी कहा कि भारत की 50% आबादी ऐसी थी जो बगैर अन्न के अपना जीवन यापन करती थी, अर्थात उसको 2 वक्त की रोटी भी भारत की 50% ग्रामीण आबादी को नहीं मिलता था। तो ये किसके कारण से संभव हुआ? क्योंकि ये सब संभव हुआ ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण। और शोषणकारी आर्थिक नीतियों के अलग अलग आयाम थे, जैसे देशी उद्योगों का पतन कर दिया गया, कर की ऊंची दरें थी, भारत के धन का लगातार ब्रिटेन को हो रहा निष्कासन, कृषि का पिछड़ा ढांचा, गरीब किसानों पर जमींदारों, भूस्वामियों, राजाओं, महाजनों और व्यापारियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था। तो जनता की दरिद्रता की पराकाष्ठा इतनी इस कदर व्याप्त थी कि अकालों का निरंतर है वो पुनरावृत्ति होती रही। और शायद ही कोई ऐसा दशक गया हो 1858 ईस्वी के बाद में, जब भारत में ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों को बयां करता हुआ कोई भयंकर अकाल है वो नहीं पड़ा। और इन अकालों की भयावहता और इनकी विकरालता और इनके विनाशकारी रूप को ही इस रूप में समझा जा सकता है कि इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं वो मारे गए। कुछ तथ्य और कुछ अकालों के माध्यम से मैं अपनी बात है वो आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि
जब भारत में ब्रिटिश ताज की सत्ता स्थापित हुई और ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियां निर्बाध रूप से जारी रहती है, भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दी गई। भारत के संसाधनों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया गया। भारत में जो कुछ भी पैसा ब्रिटिश प्रशासक इकट्ठा करते थे, उसकी अंतिम निकास है वो ब्रिटेन में होती थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को खड़ा करने में उस भारत की आर्थिक संपदा को कुर्बान कर दिया गया, न्यौछावर कर दिया गया। उसके दुष्परिणाम भारत की दरिद्रता के रूप में सामने आए और भारत की दरिद्रता को उसकी भयावहता को तब समझा गया जब कुछ अकाल पड़े, भयंकर अकाल पड़े, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। तो ऐसा ही एक अकाल है 1860-61 ईस्वी में पड़ा। और अगर इस अकाल के एरिया की बात करूं कि जहां पर यह अकाल घटित हुआ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में इस भयंकर अकाल है का प्रभाव रहा। 1860-61 ईस्वी में जो भारत में अकाल पड़ा उसका क्षेत्र था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसमें 2 लाख लोग मारे गए। वो 2 लाख लोग हैं वो प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण से मारे गए। भारतीय जनता इतनी दरिद्र थी कि उसके पास अन्न खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। उस अन्न को खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था जिस अन्न को उसने अपने मेहनत से उपजाया था, लेकिन लगान की दरें इस कदर व्याप्त थी। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से वो बहुत सारे प्रक्रम और उपाय किए गए थे, जाकि भारत की जनता के पास में एक धन भी नहीं रह सके, एक पैसा भी नहीं रह सके, उसके पास 2 वक्त की रोटी के खाने के लिए भी इतने आर्थिक संसाधन नहीं रह सके। इन सब माध्यमों का ये परिणाम हुआ कि भारत में भयंकर आर्थिक दरिद्रता व्याप्त हो गई। तो 1860-61 ईस्वी का काल है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा, 2 लाख लोग मारे गए। फिर 1865-66 ईस्वी में एक और भयंकर अकाल आया, और उस अकाल में की जो भयावहता जो जिन क्षेत्रों में देखी गई वो क्षेत्र थे उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास। 20 लाख लोग इसमें मारे गए। और 1865-66 ईस्वी के अकाल का जो सबसे भयंकर और विकराल रूप अगर जिसमें देखने को मिला वो था उड़ीसा, जहां पर 10 लाख लोग इस अकाल के कारण से मारे गए। फिर 1868-70 ईस्वी में एक और अकाल आता है। इस अकाल का क्षेत्र रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बंबई और राजपूताना का इलाका। पंजाब में भी इस अकाल का प्रभाव है वो महसूस किया गया। 14 लाख से अधिक लोग इस अकाल में मारे गए। 1876-78 ईस्वी में सबसे भयंकर अकाल पड़ा, शायद 19वीं सदी का सबसे भयंकर विनाशकारी अकाल जिसे कहा जाता है वो 1876-78 ईस्वी का अकाल था। और इस अकाल ने का जो व्यापक प्रभाव जो महसूस किया गया वो मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये वो एरिया था जहां इस अकाल ने अपनी विनाशकारी लीला है उसका एक जीवंत प्रमाण है वो दिया। अगर कुछ आंकड़ों से बात करूं तो महाराष्ट्र में 1876-78 ईस्वी में जो अकाल आया उससे 8 लाख लोग मारे गए। सबसे ज्यादा जो भयंकर जो विनाश लीला इस अकाल ने पैदा की वो थी मद्रास। मद्रास में 35 लाख लोग इस अकाल के कारण से मारे गए। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैसूर की तो करीब 20% जनसंख्या ही इस अकाल के कारण से काल कवलित हो गई, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार के अगर 1896-97 ईस्वी के अकाल की बात करें तो देशव्यापी सूखे के कारण से यह अकाल पड़ा था और पूरे देश पर इसका असर है वो महसूस किया गया। 9.5 करोड़ लोग इस अकाल से प्रभावित हुए और करीब 45 लाख लोग वो थे जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1899 से 1900 ईस्वी का अकाल फिर एक बार सूखे के कारण पड़ा। पूरे देश में इसका व्यापक प्रभाव था और इस अकाल की भयावहता इतनी विशाल थी कि आज भी लोकमानस में इसे 56 के अकाल के नाम से जाना जाता है। 56 के अकाल का मतलब यह है कि 1956 ईस्वी के विक्रमी संवत में ये अकाल पड़ा था। 1899 और 1900 ईस्वी का अकाल, तो इसे 56 का अकाल भी कहा जाता है। ये अकाल देशव्यापी था, व्यापक तबाही से मची। हालांकि लोगों की मरने की संख्या के हिसाब से 1896 के 97 के अकाल से कम था, लेकिन व्यापक तबाही, व्यापक अफरा तफरी इस 1899 और 1900 ईस्वी के अकाल से पड़ी और 25 लाख से अधिक लोग मारे गए। एक बार फिर 1943 ईस्वी में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा और अकेले बंगाल में 30 लाख लोग उस अकाल से मारे गए। इन बड़े अकालों के अलावा अनेक स्थानीय स्तर के अकाल पड़े और कई बार अभाव की स्थिति आ गई। स्थानीय स्तर के अकालों में कितने लोग मारे गए उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अगर एक ब्रिटिश लेखक है विलियम डिग्बी, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो अकाल पड़े, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों का जो दुष्परिणाम भारत के लोगों को झेलना पड़ा, उस पर एक काफ़ी अच्छा अध्ययन किया है। और विलियम डिग्बी ने एक हिसाब लगा करके बताया है कि 1854 से और 1901 तक ही कुल मिलाकर 2,88,25,000 से अधिक लोग
अकाल के कारण मारे गए, ब्रिटिश शासन के शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण मारे गए, ब्रिटिश शासन के अभावों के कारण से वो मारे गए। 2,88,25,000 से अधिक लोग मरे, ये कह रहे हैं ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी। अकालों में मरने वालों की संख्या हमें ये संकेत देती है कि गरीबी और भूखमरी की जड़ें कितनी गहरी थी, और ये गरीबी और भूखमरी की जो जड़ें भारत में व्याप्त हुई थी वो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण हुई थी। अगर हम ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का, चाहे हमने व्याख्यान क्रमांक 44 के तहत जिन 3 आर्थिक प्रभावों की जिक्र किया हो और आज के इस व्याख्यान में जिन 2 आर्थिक प्रभावों का जिक्र किया हो, अगर हम ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का समग्र रूप से मूल्यांकन करें तो कुछ बातें हैं वो स्पष्टता हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी आर्थिक प्रभाव के कारण से भारत में भयंकर आर्थिक दरिद्रता है वो व्याप्त होगी। इससे पहले के जो भी भारत में जो भी प्रशासक थे, जिन वंशों की सत्ता हुई थी, इस तरह के भयंकर अकालों का सामना कभी भी भारत के लोगों को नहीं करना पड़ा। और अगर अकाल पड़ भी गए तो स्थानीय स्तर के शासकों ने, जमींदारों ने, लगान वसूल करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने जनता की राहत के लिए कार्य किए। उन्होंने उस तरह की संवेदनहीनता नहीं दिखाई जिस तरह से ब्रिटिश प्रशासन ने दिखाई, ब्रिटिश प्रशासकों ने निभाई। भारत के धन का ब्रिटेन में निकास होता था, लेकिन पहले के शासकों के अधीन भारत की धन संपदा का भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, चाहे उसके इस्तेमाल करने के माध्यम किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो सांस्कृतिक उत्थान के लिए हो, चाहे वो अकाल राहत कार्य के रूप में हो। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के लोगों को उनकी शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से वो दरिद्र हो गए, और उनकी दरिद्रता के कारण से उनके पास जब खरीदने की कोई सामर्थ्य नहीं बचा तो उनकी पुनरावृत्ति भयंकर अकालों के रूप में हुई। उन अकालों में लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं किए, क्योंकि अगर राहत पहुंचाने का ब्रिटिश सरकार कार्य करती तो एक प्रकार से उसको भारत की जनता के लिए उन आर्थिक संसाधनों को लगाना पड़ता, जिन आर्थिक संसाधनों को वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को खड़ा करने के लिए लगा पा रही थी। और भारत में जो ब्रिटिश सत्ता थी वो विदेशी चरित्र वाली सत्ता थी, वो साम्राज्यिक उद्देश्य वाली सत्ता थी। भारत के लोगों से, भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत के राष्ट्रीय सरोकारों से इसका कोई वास्ता नहीं था। तो ऐसी थी ब्रिटिश हुकूमत। इसके कारण से यह कहा जाता है कि भारत के संपूर्ण इतिहास में ब्रिटिश शासन जैसा क्रूरता, निर्दयता वाला जो शासनकारी जो स्वरूप वाला जो चरित्र है पहले कभी विद्यमान नहीं रहा। तो अंग्रेजी आर्थिक प्रभाव के कारण से भारत में भयंकर दरिद्रता व्याप्त हो गई, और अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों को उनकी भयावहता किस कदर व्याप्त थी या उसके आर्थिक दुष्परिणाम किस रूप में आए, इसको हम इसी रूप से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों से आने से पहले भले ही लोक कथाओं में, लोक प्रचलनों में हो या मिथकों में हो, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका मतलब यह था कि भारत में आर्थिक समृद्धि थी। और यह भी कहा जाता है कि विश्व स्तर पर जब विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि का आकलन किया गया तो ये कहा जाता है कि मुगल काल के अंतर्गत भी जो संपूर्ण विश्व के जो ट्रेड की, संपूर्ण विश्व की जो संपत्ति का अकेला जो 50 से अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी है वो भारत की होती थी। अर्थात संपूर्ण विश्व की राजस्व में 50 से अधिक हिस्सेदारी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की होती थी। लेकिन ब्रिटेन का जब भारत पर जब शासन हो गया तो भारत की जो विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 1 से 2% के आसपास रह गई। भारत आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया गया। भारत के आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उनको पूरी तरह से लगा दिया गया। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को भारत के आर्थिक संसाधनों के बल पर खड़ा किया गया। और भारत के जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है तो वो ये कहते हैं कि भारत की दरिद्रता इस कदर व्याप्त हो गई तो वो कहते हैं कि गंगा के जो मैदान है वो भारत के दस्तकार और भारत के बुनकरों की हड्डियों से भरे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि इस कदर से लाशों का ढेर है वो लग गया है इस दरिद्रता के कारण से। और 20वीं सदी के 1925 से 34 ईस्वी में अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बात करें तो भारत और चीन ही वो देश ऐसे थे जिनकी नेशनल इनकम, पर कैपिटा नेशनल इनकम यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पूरी दुनिया में सबसे कम थी। किसी समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, किसी समय 50% से अधिक विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी रखने वाला देश अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण 1925 और 34 में वो विश्व में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश बन जाता है। ये शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से ही संभव हुआ। 20वीं सदी के चौथे दशक में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 वर्ष थी, जबकि अधिकतर पश्चिम यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों की अगर औसत जीवन प्रत्याशा की बात करें तो वो 60 से ऊपर थी। तो एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा 32, आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 में से सिर्फ वो 32 साल तक ही जिएगा।
तो ये अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण हुआ। और उन्होंने, क्योंकि भारत के लोगों को इतना दरिद्र बना दिया गया था कि एक छोटे से अकाल में ही वो काल कवलित हो जाते थे। तो ये ब्रिटिश शासन के जो कहते हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार, कैम्ब्रिज हिस्ट्री के जो इतिहासकार कहते हैं कि भारत के लोगों के भले के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए, भारत के लोगों को सभ्य बनाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। घिन आती है मुझे इस तरह के विचार से, जो वो लोग कहते हैं कि तथाकथित सभ्यता का प्रचार कर रहे हैं। अरे आप तो मानवीय मूल्यों को ही भूल चुके थे। जब लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और लाशों पर भी आप बैठ करके आप रोटियां खा रहे हैं, लाशों के ढेर पर जाकर के आप एक सोने का महल बनाने जा रहे हैं, आप किस मानवीय सभ्यता की बात कर रहे हो, किस उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति के एक प्रचारक की आप बात कर रहे हो। तो लेकिन चूंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों और लेखकों को सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति थी और इसी तरह का इतिहास लेकर उनके द्वारा किया गया, इसलिए आज भी बहुत सारे भारत में जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के लोगों की भलाई के लिए किया गया था। लेकिन जब हम इस अकालों की श्रृंखला को देखते हैं, इसमें करोड़ों की संख्या में जो लोग मारे जाते हैं, और चाहे उनके आधुनिक उद्योगों के विकास से संबंधित नीतियों को, तो उनके सारे नैतिकता के जो मूल्य है वो तार तार हो जाते हैं। अर्थात उनके जो सभ्यतागत जो श्रेष्ठता के दावे पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ब्रिटिश शासन के शोषणकारी आर्थिक प्रभाव। भारत का आर्थिक पिछड़ापन और उसकी दरिद्रता प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं थे, अपितु ये आर्टिफिशियल थे। ब्रिटिश शासक की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से इनका निर्माण किया गया था। तो हम इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, भारत के लोगों के पोटेंशियल में कोई कमी नहीं थी, और भारत के लोगों में पोटेंशियल में कमी होगी भी तो क्यों होगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य तक भारत पूरी दुनिया में आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से हर संभव भारत के आर्थिक संसाधन को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगा दिया गया। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को खड़ा करने के लिए भारत के आर्थिक संसाधनों को नीलाम कर दिया गया, भारत के आर्थिक संसाधनों को उसके दोहन के लिए लगा दिया गया। तो भारत का आर्थिक पिछड़ापन और उसकी निर्धनता प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं थी, अपितु ये मनुष्य निर्मित थी, अपितु ये ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के द्वारा पैदा किया गया एक संकट था। अब अगर इस टॉपिक से संबंधित हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें, तो मैंने जैसा कि अपने व्याख्यान क्रमांक 44 में भी कहा है, और व्याख्यान क्रमांक 44 के साथ ही व्याख्यान क्रमांक 45 को जोड़ करके और एक साथ मिला करके आपको इसका अध्ययन करना है, इसको समझना है और इन व्याख्यानों को सुनना है। इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि एक प्रकार से ब्रिटिश भारतीय इतिहास को अगर पूरी तरह से हमें समझना है, तो ये व्याख्यान क्रमांक 44 और 45 है वो सबसे ज़्यादा बेहद उपयोगी है। अर्थात अगर हमने इन दोनों व्याख्यानों के मर्म को अच्छे से समझ लिया, तो हम ब्रिटिश शासन के हर प्रकार के नैतिकता के दावे को हम उसका सही प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन है, भारत क्यों गुलाम हुआ, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन ने बाद में इस तरह की मांग क्यों की, हम बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो प्रत्येक चीज़ का जो समाधान है इन दो व्याख्यानों से आपको मिल जाता है, जो आपको ये कहेगा कि भारत के ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत में दस्तकार और शिल्पकारों को क्यों बर्बाद किया, भारत में कृषि की अवनति के कारण क्या थे, भारत में अकाल क्यों पड़े, परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन क्यों हुआ, जमींदारों ने ब्रिटिश सत्ता का समर्थन क्यों किया, या मैं कहूँ कि इसके अलावा कृषि की अवनति और ठहराव के कारण से क्या थे, भारत में दरिद्रता क्यों व्याप्त हुई। तो हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित थे, या मैं कहूँ कि 1765 से 1947 ईस्वी तक के अंग्रेजी शासन के चरित्र को अच्छी प्रकार से समझने के लिए ये दो व्याख्यान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और आधुनिक भारतीय इतिहास के कालखंड में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल टाइप में, पंक्तियों में, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों व्याख्यानों को आपको लगे कि एक बार से अगर आपके ठीक प्रकार से समझ नहीं आए तो आप इनको बार बार सुनिए। और ये दो व्याख्यान वो हैं, एक प्रकार से आपका 1707 से और 1947 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को पूरी तरह से एक स्पष्ट समझ विकसित करने में बहुत ज़्यादा मददगार और सहयोगी साबित होंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी व्याख्यान के किसी बिंदु पर आपकी कोई स्पष्टता इन व्याख्यानों को सुनने के बाद में नहीं बन पाई है, तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी आशा, अपेक्षा और उम्मीद के साथ आज का ये व्याख्यान हमारा यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।